आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बड़ी खबर और मैं हूं आपका होस्ट मोनिस अनवर। आज की बड़ी खबर में चर्चा बिहार चुनाव को लेकर। दरअसल बिहार की राजनीति में नया मोड़ आया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव की रणनीति को दरकिनार करते हुए नया नारा दे दिया है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी हो या कांग्रेस हो, उनके लिए हमेशा से यादव और मुस्लिम समीकरण बड़ा अहम रहा है, यानी कि MY समीकरण। लेकिन तेजस्वी यादव ने MY समीकरण को सिकोड़ दिया है या दरकिनार कर दिया है। उन्होंने A to Z का नारा दिया है, यानी राजनीति में जाति और धर्म की कोई बात ना हो, विकास की बात हो और काम की बात हो। उन्होंने भाजपा पर धर्म और जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। न सिर्फ भाजपा बल्कि उन्होंने पूरे NDA गठबंधन को अपने निशाने पर रखा है। तेजस्वी यादव ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतती है। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव क्या सच में नई राजनीति लेकर आए हैं या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि A to Z राजनीति, यानी न जाति न धर्म, सिर्फ विकास, सुधार और उद्योग। सवाल यह है कि क्या आरजेडी की छवि बदल पाएगी या फिर ये सिर्फ युवाओं को लुभाने के लिए नया चुनावी नारा है। इसी पर चर्चा और चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे भाजपा के प्रवक्ता राहुल आनंद और कांग्रेस प्रवक्ता पंकज यादव और डॉक्टर वैभव कुमार झा LJP से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेरे साथ फरमान अली जुड़ेंगे, सदर जमीयतुर राइन बिहार स्टेट। आइए शुरुआत करते हैं सीधे सवाल से, और सवाल भाजपा प्रवक्ता से। राहुल आनंद, सवाल सीधा आपसे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो नई राजनीति कर रहे हैं। भाजपा बार बार उन्हें जंगल राज की राजनीति से जोड़ती है। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव का ये बदलाव वास्तविक है या केवल अभी चुनावी मजबूरी है? यादव जी जिस तरह की रणनीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो एक तरफ से फेल्यूर साबित हो चुके हैं। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो एक वोट अधिकार यात्रा निकली थी। उस यात्रा में उन्होंने जो उनकी परिवार की जो एक बहुत बड़ी लकीर खींची गई थी कांग्रेस को लेकर, उस लकीर को उन्होंने मिटा दिया और साथ ही साथ वो ड्राइवर बन गए। ड्राइवर बनने के बाद अपनी जो नेगोशिएशन करने की स्थिति में जो पार्टी हुआ करती थी, आज वो पार्टी पिछलग्गू बन के रह गई। साथ ही अगर बात करें कि जो तर्क देने का प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, तो मैं आपको बता दूं कि ये वही लोग हैं जो MY समीकरण पे अपनी राजनीति को करते हैं। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को उकसाकर अपने लिए वोट मांगते हैं। ये वही लोग हैं जो दंगा प्रसाद को फैलाकर अपनी वोट की राजनीति को सेकते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने परिवार के हर एक सदस्य को सेट करने के लिए हर एक स्तर तक चले जाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जी निश्चित तौर पे जो यात्रा निकाले हैं वो एक तरफ का, और दूसरा उसको नाम बदलकर यात्रा निकालने का तात्पर्य ही यही होता है कि जो लकीर राहुल गांधी ने खींची थी उस लकीर को से बड़ी लकीर अपनी खींचने का ये प्रयास कर रहे हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सबका साथ सबका विकास का जो एजेंडा ले रहे हैं, इन्होंने कभी माना ही नहीं उस विकास को, उन्होंने कभी माना ही नहीं उस साथ को। तभी तो ये भूरा बाल साफ करो की राजनीति करते हैं। भूरा बाल साफ करो को लेकर इनके नेताओं के बयान आते हैं। भूरा बाल साफ करो को लेकर ये अक्सर ऐसे कमेंट करते रहते हैं जिससे इनकी राजनीति की जो खाई है वो बढ़ती ही जाती है। ये समाज में अलग अपने आप को स्थापित करने का सामाजिक, लेकिन वो आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि आप भले से ही मुस्लिम यादव समीकरण की बात करें या दूसरे समीकरण की बात करें, लेकिन कहते हैं कि बीजेपी का सिर्फ एक एजेंडा सेट है और वो है हिंदू मुस्लिम राजनीति। सीधे तौर पर आपके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे मैं मानता हूं इस बात को कि जो विपक्ष हम पे जो आरोप लगाता है उसका मैं खंडन करता हूं, लेकिन हमारी पार्टी का एक स्वरूप ऐसा बता दी है जिसमें हमने कभी किसी मुसलमानों को अगर सरकार की कोई वेलफेयर योजना आई हो उसको हमने ना दिया हो, या कोई ऐसा योजना बता दे कि जो धर्म देखकर हमने उस योजना को उनको दिया हो। ऐसा कोई तर्क नहीं दे सकता है, ऐसा कोई प्रतीक नहीं है, या ऐसा कोई साक्ष्य को नहीं दे सकता है। लेकिन ये अक्सर इस तरह की बातें करते हैं। ये अभी सरकार ने वक्फ कानून लेकर आई, उस वक्फ कानून को लेकर ये किस तरह से उकसावे की राजनीति कर रहे थे। हमारे बिहार में खास करके ये एक प्रतिस्पर्धा की राजनीति बन गई है कि कौन मुसलमान का नेता बनकर आएगा। ओवैसी साहब चाहते हैं कि मैं मुसलमान का चेहरा बन जाऊं, कांग्रेस चाहती है कि मैं मुसलमान का चेहरा बन जाऊं, आरजेडी चाहती है कि मैं बन जाऊं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये तीनों पार्टियों में अपना कंपटीशन है पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है और ना ही मुसलमान क्या चाहता है ये समझ रहे हैं। सब चेहरा तो बनना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों की क्या परेशानी है इस पर किसी का गौर नहीं। डॉक्टर वैभव कुमार, आपसे सवाल, बड़ी अहम सवाल आपसे इसलिए हो जाता है कि नई तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नई राजनीति यानी कि A to Z राजनीति है। अब चिराग पासवान का हमेशा से नारा देखने को मिला है, बार बार वो कहते रहे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो क्या दोनों का एजेंडा एक जैसा है या सिर्फ चुनावी नारे हैं?
भाईजान देखिए कि सबसे जो आपने जो मुद्दा उठाया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे बिहार का। बिहार में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जातिवाद का जो समीकरण है, कास्ट पॉलिटिक्स, भारत में 29 राज्य हैं, कहीं भी अब कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है इस बिहार को छोड़ के। यहाँ पर विकास से कोसों दूर नेताओं ने रखा, खासकर जो महागठबंधन के जो नेता है, जिसमें कि बराबर की भागीदार कांग्रेस पार्टी है, मेन लालू यादव जी है। 1990 से 2005 तक जिस तरीके से एक जात दूसरी जाति को ये लोग लड़ाते थे, बदमाशी और गुंडागर्दी, रंगदारी, पराकाष्ठा पर ये बिहार हो गया था। बड़े बड़े इंटेलेक्ट और जो बड़े बुद्धिजीवी जो हमारे पत्रकार बंधु हैं देश के, वो लोग आपस में बात करते थे कि इस राज्य को आजू बाजू के राज्य में अब मर्ज करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा कि बिहार को खत्म हो जाएगा। ये इस तरीके के यहाँ जातिवाद, इनको केवल सत्ता चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी, जहां तक आपने बात की एलजेपी चिराग पासवान जी की, हमारी पार्टी में एमवाई समीकरण जो उनका लालू जी का है, मुस्लिम और यादव, हमारे एमवाई का मतलब महिला और युवा। हम लोग चाहते हैं कि आजादी के बाद देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन आप देखिए कि जो अधिकार हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात का था, वही अधिकार बिहार का था। धीरे धीरे बिहार के लोग भागने लगे भोजन की तलाश में, लेकिन उच्च शिक्षा की तलाश में, आप तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव मुस्लिम यादव का समीकरण लेकर आए हैं, चिराग पासवान भी तो पासवान के वोट्स के लिए ज्यादा लड़ाई लड़ते हैं। इसके अलावा नहीं है भाईजान, ऐसा नहीं है। मुझे देखिए ना, मैं मिथिला से आता हूँ, हम लोग मैथिल ब्राह्मण है मिथिला में, और हमको जिस तरीके से पार्टी ने मान सम्मान दिया, पार्टी ने हमको राष्ट्रीय टीम में रखा, प्रवक्ता बनाया, बहुत तरह की जिम्मेदारी दी विधान। तो मतलब मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं पार्टी में, सब दल, सब समाज, सब धर्म, सब दल। मैंने इसलिए कहा कि हर दल के लोगों से पूछिए आप चिराग पासवान जी के बारे में, एक पॉजिटिव फीडबैक रहता है। और हर धर्म, हर समाज के लोग हमारी पार्टी में, ऐसा नहीं है। पासवान जी की पार्टी तो है ही, पासवान जी का तो मान सम्मान है ही, वो तो सबसे बड़े नेता जो दलित के थे हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। ये टैग कौन लगा देता है? लालू प्रसाद यादव के ऊपर मुस्लिम यादव का समीकरण, बीजेपी के ऊपर ये कहते हैं कि अपर कास्ट वोटर का समीकरण, फिर पासवान वोट आपके लिए, मल्लाह वोट के लिए अलग वो है। तो ये समीकरण भी तो कोई सेट कर रहा होगा ना। ठीक है राहुल आनंद, सवाल आपसे, भाजपा सत्ता में लंबे समय से रह रही है, लेकिन रोजगार, उद्योग और निवेश के मामले में बिहार आज भी पिछड़ा हुआ है। तो क्या भाजपा इस मुद्दे पर सवाल झेलने से बच सकती है? ठीक है, जो आपने नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाई वो अलग है, लेकिन अब तो 11 साल से केंद्र में आप हैं और केंद्र से लगातार बिहार को मदद मिल रही है, तो फिर भी अपलिफ्टमेंट क्यों नहीं हो पा रहा बिहार का? निश्चित तौर पे आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है, और इस प्रश्न का उत्तर देने में मुझे काफी गर्व और हर्ष महसूस होगा, और इसकी चर्चा सार्थक रूप से होनी भी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज बिहार जो है वो उसकी आर्थिक विकास दर की अगर बात कीजिए तो 14.5% के आसपास है, जो झारखंड और बंगाल से ज्यादा और उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का 12% के आसपास है। अब बात करते हैं कि बिहार में क्या हुआ अब तक के कार्यकाल में, 2 दशक में बिहार में क्या हुआ। तो निश्चित तौर पर बिहार में लगभग अगर आप बात करें तो 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत अगर हम बात करें तो 12 लाख लोगों को नौकरी और 38 लाख लोगों को जो स्वरोजगार देने की जो बात की थी उसको हमने प्राप्त किया है। साथ ही अगर बिहार की जीएसडीपी की अगर हम बात करें तो 8.53 ट्रिलियन है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार में विकास हुआ है और बिहार में जो विकास का जो पहिया है वो घूम रहा है। अब मैं बता दूं आपको कि आपने जो प्रश्न किया कि फैक्ट्री कहां है, तो मैं आपको बताता हूं कि हम शुरू करते हैं चंपारण से, जहां से अभी कांग्रेस की यात्रा निकली थी, वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं मेगा फूड प्रोडक्ट जो मोतिहारी के अंदर स्थापित है, मदर डेयरी जो मोतिहारी में ही स्थापित है, साथ ही कृषि विश्वविद्यालय वहां के सांसद ने कृषि मंत्री रहते हुए इसको स्थापित किया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर की जो शाही लीची है वो वर्ल्ड फेमस लीची है, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि बिहार राज्य जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, और कृषि प्रधान राज्य को होते हुए इससे संबंधित उद्योगों पे ज्यादा नजर आकर्षित करती है। मैं आपको बता दूं, दरभंगा की तरफ आइए, जहां से हमारे एक साथी बैठे हैं लोजपा के मिथिलांचल से, उनके तरफ मखाना बोर्ड लगा है। उससे थोड़ा सा ऊपर सहरसा की तरफ जाएंगे, पूर्णिया की तरफ जाएंगे तो मक्का उद्योग लगा है, जिसमें स्टार्टअप की बात है। और खास करके बिहार में लगभग 1500 से ज्यादा के स्टार्टअप्स हैं। और साथ ही जो योजना युवाओं को लेकर जो चलाई जा रही है, जैसे कि जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं उनके लिए खास करके 1000 रुपये प्रति माह और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में ब्याज फ्री मिलने वाला है पैसा। साथ ही अगर स्कूल कॉलेजेस की बात कीजिए तो पहले जो थाने थे अब थानों में कितना अंतर आया है, इंजीनियरिंग कॉलेज पहले कितने थे अब कितने हैं, इसकी चर्चा होनी चाहिए। और मेडिकल कॉलेज पहले कितने थे अब कितने हैं, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष तो लगातार इल्जाम लगाता रहता है कि पलायन कभी नहीं रुका, विकास का पहिया कभी घुमा नहीं, बिहार में पिछड़ा राज्य बनाकर रख दिया, ये लगातार इल्जाम लगते रहते हैं। तो इस पर तो वाकई चर्चा होनी चाहिए।
जी निश्चित तौर पे देखिए, हमारी एक यूएसपी है, हमारी यूएसपी है काम करने की, और हम लोग कामदार लोग हैं, हम लोग नामदार लोग नहीं हैं कि हम नाम लेकर अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। हमने काम किया है और मैं आपके सामने अपने पार्टी के काम को रख सकता हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं, बिहार से यानी कि पटना जहां मैं बैठा हूं वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पे हाजीपुर है। 30 ज्यादा ही मैं बता रहा हूं, लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे हाजीपुर है। वहां जाएंगे तो इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया गया है। वहां पे गोदरेज एग्रोवेट, पैप्सिको, ब्रिटानिया, सीपेट और साथ ही बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर अपने आप को स्थापित कर रखी है, वो रोजगार भी दे रही है, और आईटी इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया जा रहा है राजगीर को। ऐसे तमाम चीजें हैं। देखिए जो आरजेडी के लोग हैं, यानी कि जो विपक्ष के लोग हैं, वो भ्रम की राजनीति करते हैं, वो मुसलमानों को उकसाने की बात करते हैं और हम मुसलमानों को देने की बात करते हैं। वो कभी नहीं बोलते कि आपके राज्य के अंदर अगर 2 पाकिस्तानी महिलाओं को नौकरी मिल गई है, इसका वो कभी प्रतिकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं इनकी जो सरकार चुनकर आए तो इनको लेकर आने वाले लोग वो लोग हो जिसके लिए ये जाने जाते हैं। ये घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। इन्होंने कभी भी खुले मन से इसका प्रतिकार नहीं किया। मुद्दे पर आपसे मैं चर्चा करूंगा, ये वाला बड़ा अहम सवाल आपने अब बात कही है, मैं इस पर जरूर चर्चा करूंगा। लेकिन डॉक्टर वैभव कुमार, एक सवाल आपसे भी कि बिहार में एलजेबी की असल भूमिका क्या है? क्या आप वाकई एनडीए के साथ खड़े हैं, विपक्ष के साथ हैं, या फिर अकेले के दम पे राजनीति करना चाहते हैं? क्योंकि पिछली बार तो आपने अकेले के दम पे राजनीति करी और नीतीश कुमार का क्या हाल करा ये सब जानते हैं। और बाकायदा शायद जेडीयू के नेता भी साफ तौर पर कहते हैं कि नीतीश कुमार को जितना नुकसान हुआ वो आपकी पार्टी की वजह से हुआ। तो इस बार क्या माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है या थोड़ा बहुत भी डाउट है दिमाग में? नहीं, देखिए भाईजान, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मोदी जी की कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभाल रहे हैं, महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री है वहां। और एनडीए के अगर प्रधानमंत्री जी का इस देश में अगर कोई हनुमान है तो हमारे नेता चिराग पासवान जी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पिछली बार 2020 की तुलना आप ले लें या 2015, क्योंकि रामविलास पासवान के अंदर भी ये क्वालिटी थी कि वो हर पार्टी के हनुमान बन जाते थे। तो इसलिए अब पता नहीं कब चीजें बदल जाएं। हमारे पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई मोदी जी का हनुमान है तो हमारे नेता चिराग पासवान जी का ही नाम आता है और वो आगे भी आएगा, आगे भी आएगा। मैं आपको बताता हूँ, दरअसल हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का ये कहना है कि 243 की सीट है बिहार विधानसभा में। तो अगर हमारे को मान लीजिए हम लोग क्या है कि 6 की मांग, मतलब हमारी जो एमपी वो 5 है, 6 यहाँ पर जो है संवैधानिक व्यवस्था है, तो 6 पंचे 30 सीट वैसे हमारी बनती है। हम लोग क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत के आए हैं तो इसलिए हम लोग 40 की डिमांड करें। लेकिन 40 से तो एनडीए का नारा पूरा होगा नहीं। एनडीए का नारा है 225 पार, तो 225 पार। इसलिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का ये कहना है स्पष्ट रूप से कि 243 जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें सारे हमारे पार्टी को जितने भी वर्कर हैं, एक्टिविस्ट हैं, नेता हैं, सबको लगा दिया है कि जाइए पूरा एनडीए के लिए प्रचार प्रसार करिए। इसीलिए कई बार लोगों को लगता है अपोजिट पार्टी को या हमारे जो सेम पार्टी में लोगों को लगता है कि भाई ये सब में क्यों तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो इफेक्ट है वो 40 पे नहीं है, पूरे 243 पे है। इसीलिए हम लोग पूरा एनडीए सशक्त है और इस बार जो है 225 पार एनडीए का नारा है, जिसमें हमारी पार्टी एलजेपी-आर हमारे नेता चिराग पासवान जी की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और मुंगेरीलाल के सपने की तरह जो है कहीं थोड़ा बहुत समीकरण तो नहीं बिगाड़ देंगे, रह जाएंगे जी। मैंने कहा चाचा समीकरण तो नहीं बिगाड़ेंगे थोड़ा बहुत? नहीं, समीकरण क्या बिगाड़ेंगे? 5 जो दलों का जो संगठन है इस बार एनडीए अलायंस में जो भी हम लोग हैं, उस 5 दलों मिलकर जो इस बार जो हमारे अपोजिट पार्टी है, फिर से हम लोग छक्के छुड़ाएंगे और उनके जो मुंगेरीलाल के जो सपने हैं वो सपने ही रह जाएंगे। क्योंकि 225 पार का मतलब आप देखिए ना कितने सीटें बच जाएंगी, 18-20 सीटें बच जाएंगी उनको। उसमें पीके साहब भी लेंगे, तेजस्वी यादव जी भी लेंगे। इसीलिए आप लोग मिला लीजिएगा, इस बार का जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा ना, पूरा बिहारी नहीं पूरा देश देखेगा। राहुल आनंद, एक तो घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड में भी देखने को मिल। हाँ, बात पूरी कीजिए अपनी। नहीं, मैं कह रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार उनकी नजर है। आप देखिए आते ही जो अलग अलग जो योजनाओं की झड़ी लगा रहे हैं अलग अलग एरिया में। गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि बिल्कुल इलेक्शन के टाइम पे ये सारी चीजें क्यों याद आ रही हैं? नहीं, इलेक्शन के समय नहीं, बीच बीच में भी आते रहे लगातार। आप लोग मीडिया कर्मी निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है राहुल आनंद, दरअसल अभी ठीक है आता हूं मैं आपके पास। राहुल आनंद जी, एक तो घुसपैठियों का मुद्दा आप बात कर रहे थे, लेकिन घुसपैठियों का असल मुद्दा जो है वो झारखंड में तो फ्लॉप हो गया और झारखंड में आपको बाकायदा इसके लिए नुकसान उठाना पड़ा। बिहार में कैसे साबित करेंगे कि घुसपैठ हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर बड़ा सवाल केंद्र पे जाता है कि फिर होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है, एक सवाल। दूसरा, तेजस्वी यादव युवाओं को रोजगार और किसानों को अधिकार की बात कर रहे हैं,
लेकिन भाजपा कहती है कि डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है, तो फिर युवा बेरोजगारी से क्यों जूझ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जो तेजस्वी यादव जी जो बातें करते हैं उससे मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी पढ़कर नहीं आते हैं और अपने होमवर्क पूरा नहीं करते हैं। या तो वो HR नंबर वाले जो लोग हैं वो उनको ये स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं कि बोलना क्या है। देखिए, यहाँ पे आमतौर पे देखा जाए तो यहाँ पे बड़ा ही स्पष्ट है कि बिहार के अंदर जो रोजगार देने की जो प्रतिशत है उसको पहले से ज्यादा बेहतरीन बनाया गया है। तेजस्वी यादव जी खुद कहते हैं इस बात को कि हमने 10 लाख लोगों को नौकरी दिया है। अगर आपने दिया है तो फिर बेरोजगार लोग क्यों हैं, बेरोजगार लोग क्यों हैं? ये खुद अपने आप पे इनका सवालिया निशान लगता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव वो तो अब बाकायदा 17.5 साल बनाम 2-2.5 साल की राजनीति भी करने लगे। कह रहे हैं कि इतने सालों में इन्होंने जो काम नहीं किया हमने वो अपने छोटे से कार्यकाल में करके दिखा दिया। तो ये बोलने से वो क्यों कतराते हैं? ये दोनों बात खुद ही बोलते हैं, अपने मुंह से मिठू मियां हो जा रहे हैं। ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं ना, जनता इसका फैसला लेगी कि क्या करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो प्रश्न किया घुसपैठियों को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि जब घुसपैठियों को लेकर जब कानून में संशोधन किया गया था, यानी कि BSF के अधिकार को जब बढ़ाने की बात की गई थी, तो सबसे ज्यादा किसने प्रतिकार किया था? सबसे ज्यादा प्रतिकार किया था ममता दीदी ने, सबसे ज्यादा प्रतिकार किया था पंजाब के मुख्यमंत्री ने। वहां बिल्कुल स्पष्ट था कि 50 किलोमीटर का रेंज देने का मतलब ही यही था कि कोई घुसपैठी अगर आता है तो उसको हम रोकेंगे। एक योजना बनाकर इनको बसाया जाता है हमारे देश के अंदर और उनको खर्चे दिए जाते हैं, उनको बताया जाते हैं कि आपको कितने दिन कहाँ रहना है और कैसे होना है। वो सारी चीजें धीरे धीरे परत खुली रही है, वो खुली है, हमारी सरकार है। फिर भी हमने कहा कि जो किशनगंज का जो एरिया है, अररिया का जो क्षेत्र है, पूर्णिया का जो क्षेत्र है, उसमें 126% तक आधार कार्ड बन गए हैं। ये कैसे बन गए हैं? ये इसलिए बन गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लूप होल निश्चित रूप से हुआ है और सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। जो पाकिस्तानी महिलाएं, 2 पाकिस्तानी महिलाएं जो पिछले 5 दशक से जो नौकरी कर रही है, वो अगर खुलकर आया है सामने, तो निश्चित तौर पे वो भी हमारे द्वारा किया गया एक प्रयास है जिसकी वजह से ये सारी चीजें पता चली है। देखिए, यहाँ एक बात और समझना है, कि क्या सच में आप चाहते हैं कि सरकार बने घुसपैठियों के नाम पे? क्या आप सच में चाहते हैं कि आपको वो लोग दे जो लोग इस दुनिया में है ही नहीं, जो मर चुके हैं, वो आपको चुनकर सत्ता में लेकर आए? तो महागठबंधन के लोग अपने जगह पे सही हैं। राहुल गांधी जी जिन चीजों को लेकर बार बार प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण देने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो हमेशा फ्लॉप साबित हो रहे हैं। राजनीतिक के पिच पे उनका हर बॉल आउट चला जा रहा है, नो बॉल चला जा रहा है। एक तरह से समझा जाए तो आ गए कांग्रेस के प्रवक्ता आ गए, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि बार बार ये बॉल वाइड क्यों चली जा रही है? लगातार अगर राहुल गांधी सही बॉल डालने की कोशिश कर रहे हैं तो बार बार ये पंकज जी क्यों चली जा रही है? वो कह रहे हैं कि जितनी बॉलें आप डाल रहे हैं वो बिल्कुल गलत जा रही हैं, तो फिर क्यों जो है यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी वाइड हो जा रही है? नमस्कार। ये जनाब जो बोल रहे हैं साहब, अब थोड़ा लेट हो गए इसलिए बहुत सारे मुद्दे पे बात बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे हाँ जी राहुल आनंद जी राहुल आनंद जी। तो इनको अभी तक क्या समझ में आ रहा है किस मुद्दे पे ये चर्चा कर रहे थे? तो राहुल जी का कभी भी ना कहते हैं ना कि ये अभी इनको यॉर्कर लगा, बाउंसर नहीं। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, जो बिहार में 20 साल से इनको सफाई देना पड़ रहा है। ये शुरुआत से आप देखिएगा कि बिहार की राजनीति में 20 साल से तकरीबन है ये, और क्या इनको क्या रहा है? ये सिर्फ दंगे कराना है इनका काम। और ये जो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, कौन सी घुसपैठी की बात कर रहे हैं? कहाँ इनको घुसपैठी? अभी इनको बताना चाहिए ना कि कौन से घुसपैठी की बात कर रहे हैं, कितने वोटर में घुसपैठी निकले हैं। इनको डिटेल इलेक्शन कमीशन को तो कब से कहा जा रहा है कि आप डिटेल दीजिए। कह रहे हैं कि 2 पाकिस्तानी महिलाओं को लंबे समय से नौकरी दी गई थी। हाँ, तो किसने दी थी वो तो डिटेल निकालना चाहिए था ना, इनको भेजना चाहिए ना कि किनके कारण हुआ। ये 10 साल से केंद्र में सरकार में है, 20 साल से बिहार में है, तो लंबे समय से कब से थे, कहाँ थे, किसने किया? जब छोटा सा सवाल टॉपिक से जुड़ा हुआ। कांग्रेस कहती है कि वो हमेशा जो है समावेशी राजनीति की बात करती है, तो क्या तेजस्वी यादव ने जो A to Z वाला एजेंडा दिया है तो ये आपकी लाइन से मेल खा रहा है? तेजस्वी यादव क्योंकि कह रहे हैं कि अभी धर्म की जगह नहीं है पॉलिटिक्स में और ना ही इन पे सवाल होने चाहिए, विकास पर बात होनी चाहिए। और रियलिटी है यही, कभी भी विकास पे बात होती है। ये तो कहते हैं ना कि इनकी राजनीति ही स्टार्ट है धर्म से। ये हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान करेंगे ही। आप इनकी पूरी राजनीतिक करियर इनको देख लीजिए ना, बीजेपी की RSS की क्या रही है। और हम लोगों ने कभी भी इस तरह की बातें नहीं की, और न पार्लियामेंट में हो या
सड़क पे। हम लोगों ने सिर्फ इतना ही किया है कि जो लोग हैं हमारे भारत के, वो सब लोग आदरणीय हैं, जो चीजें होती है। अब रह गई बात कि ये हमेशा इन चीजों पे लेके ये हिंदू मुस्लिम फलाना जाति है, फलाना वो शेड्यूल कास्ट है, फलाना फलाना करके ये बांटने का काम करते हैं, और हम लोगों का काम है जोड़ना। वो कोई भी हो, किसी तरह का हो, हमारे समाज में हर एक आदमी का एक अपना महत्व है। जी ठीक है। डॉक्टर वैभव कुमार, एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब मैं आपको चाहूंगा। रोजगार और विकास पर आपकी क्या ठोस योजना है, क्योंकि जनता अब जाति की राजनीति नहीं चाह रही, काम चाहती है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जो अगला टर्म जो बिहार में एनडीए का होगा, उसमें रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो, लोगों को यहाँ पर सम्मानजनक रूप से उनके क्षमता अनुसार, उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे बिहार के पूरे 3800 जिलों में। तो हमारी पार्टी का भी, पूरे एनडीए का यही एजेंडा है। जो कुछ छूट गया, हालांकि काम शुरू हो चुका है, लेकिन पूरा जो अगला पंचवर्षीय होगा वो हम लोग रिवर्स माइग्रेशन पे काम करेंगे कि जो लोग वहां टाइम पास कर रहे हैं, कोई मान के चलिए 10-15 हजार 20 हजार रुपए में के लिए वहां पर किराए के घर में रह के वहां टाइम पास कर रहे हैं, एक तरीके से अपना घर छोड़ के। जो लोग वहां जाके बड़े एंटरप्रेन्योर हो गए, बड़े मीडिया टॉप जर्नलिस्ट हो गए, तो वो अपने मिथिला और बिहार के लिए गौरव की बात है। चलिए ठीक है, लेकिन पंकज जी छोटा सा जवाब, फिर एक छोटा सा जवाब सवाल बीजेपी से। पंकज जी इस पे कुछ करें। हाँ है कि सबसे जी आप बोल लीजिए, आप बोल रहे थे। जी मैं सुन रहा हूँ, हाँ जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 20 साल में इनको क्या किए आज तक कि इनको सड़कों पे इनको बताना पड़ रहा है और आज आके मीडिया हाउसेस में बोलना पड़ रहा है। 10 साल से केंद्र में सरकार है और बिहार के युवाओं को, बिहार की शिक्षा को और बिहार के मतलब हॉस्पिटल को आप देख लीजिए क्या हालत है। कहीं नहीं है, फिर वो जबरदस्ती कहीं नहीं है, आपको दिखना है, कहीं नहीं है, नहीं हाँ, फिर जबरदस्ती आप बोलते रहिए। बराबर के हकदार है यहाँ बदमाशी गुंडागर्दी के जंगल राज में। आप लोग हाँ तो वो तो दिख रहा है ना, पुलिस वाले गुंडा वाला कैसे मार रहे हैं, पुलिस कैसे मार, सीट दे दे आपको इस बार से। ये आप देखिए ना, आप देखिए ना, सरकार जा रही है 20 साल में 20 साल में कुछ कर नहीं पाए, अभी भाषण दे रहे हैं। ये यहाँ ठीक है। राहुल आनंद, एक छोटा सा सवाल, क्या भाजपा मानती है कि जातीय समीकरण बिहार में अब कमजोर हो गए हैं और असली लड़ाई विकास पर होनी चाहिए? राहुल आनंद, सवाल आपसे छोटा सा जवाब। जब हम बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान, तो उसमें सभी धर्म के लोग और सभी लोग आ जाते हैं, चाहे वो जिस जाति से आते हो, जिस धर्म से आते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि हमने जो प्रयास किया है वो कितना सार्थक प्रयास है, हमने जो प्रयास किया वो कितना अटूट है, हमने जो प्रयास किया वो अंतिम पदम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा है, यही हमारी यूएसपी दिख रहा है। बिहार की सड़कों पे दिख रहा है भाई, देख लीजिए क्या है, युवाओं को खासकर देख लीजिए, कभी अच्छा दिखता नहीं है। नहीं, अब मैं आप तीनों से ही माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि मेरे बीजेपी ऑफिस जितने इनके ऑफिस हैं वहाँ पिकेट बना के पुलिस बैठाए हुए हैं, इनको इतना डर है, बिहार की जनता इनको ढूंढ रही है हर सड़क पे, हर चौराहे पे, हर चौक पे। जवाब देंगे ना, जवाब ले ले। ठीक है। आप राहुल आनंद, कांग्रेस प्रवक्ता पंकज यादव और डॉक्टर वैभव कुमार, बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है, लेकिन सवाल मेरे पास अभी भी लगातार जारी, और आने वाले वक्त में बिहार को लेकर लगातार चर्चा जारी रहेगी। मुझे भी दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।